हेलो एवरीवन, माय नेम इज विप्लव एंड आई एम द को-फाउंडर ऑफ सिट्रस फ्रेट। आज हम हैं धवल लोंढे जी के साथ। ही इज एन एक्जिम कंसल्टेंट एंड काफी सालों से काफी नए एक्सपोर्टर्स की इन्होंने मदद की है एंड काफी नए एक्सपोर्टर्स को बड़ा एक्सपोर्टर बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनकी एक्सपर्टीज को आज हम इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं ताकि हम अर्ली स्टेज एक्सपोर्टर्स को हेल्प कर सके। जैसे न्यू बॉर्न बेबी है, ये बोलते हैं न्यू बॉर्न बेबी को हम कैसे फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट की जर्नी में देते हैं और घुसाते हैं, उनको समझाते हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं so that अगर वो फ्यूचर में कोई भी ट्रांजैक्शन करें तो दे आर एबल टू डू इट अ वेरी सीमलेस मैनर। तो हमारे इस आज पूरे इस पॉडकास्ट का मेजर अंडरस्टैंडिंग ये रहेगा कि एक्सपोर्ट क्या होता है, उसके डॉक्यूमेंटेशन क्या लगते हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस दे फेस एंड पेरिशेबल एक्सपोर्ट्स या एक्सपोर्ट बिजनेस में किस तरह का स्पेशल डॉक्यूमेंटेशन लग सकता है, एक्सपोर्टर अर्ली स्टेज में इसकी तैयारी कैसे करे। राइट, सो वेलकम धवल भाई, welcome to this particular podcast of Citrus Freight. We love to have conversation with people like you. I'll quickly give an introduction about Dhaval bhai. He is the managing director and owner of New India Exim, which is based out of Vapi, and they are our service partner as well at Citrus Freight for the first time port registration and export documentation processes. So Dhaval bhai, थोड़ा सा आपके बारे में बताइए, आपकी जर्नी के बारे में बताइए। कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई, अभी आप क्या करते हैं, एक्सपोर्टर्स के साथ आप Yeah, क्या सर्च करते हैं? yeah. Thank you, sir. By the way, myself Dhaval Donde, the New India Extremes. मैं वापस से बिलोंग करता हूँ। मेरी जर्नी तो 2016-17 से स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, तो पहले मैं एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन वो सब देखता था, धीरे धीरे करके लाइसेंसिंग, कंप्लायंसेस, वो धीरे धीरे एमएनसी कंपनी में मैंने सीखा। उसके बाद पेरिशेबल्स इंडस्ट्रीज में वर्क किया, मेटल इंडस्ट्रीज में वर्क किया, केमिकल इंडस्ट्रीज में वर्क किया। मैंने इंडिया के बहुत सारे सिटीज में वर्क किया है। मेरे को ऑलमोस्ट ये बिजनेस स्टार्ट करके ऑलमोस्ट 5.5 साल के ऊपर हो गए। यही फील्ड में मैं पूरा वर्क कर रहा हूँ सर। अभी सिट्रस मेरे को इतना भी हेल्पफुल हो रहा है, और मैं क्लाइंट को डायरेक्टली सर्वाइवल कर रहा हूँ, डायरेक्टली कंसल्टिंग कर रहा हूँ कि जो भी इंडिया के एक्सपोर्टर है वो जिधर जिधर भी कंफ्यूज होते उनको मैं गाइड कर सकता हूँ। राइट, राइट, एब्सोल्युटली। लेकिन यही यही मेन पॉइंट है कि हम लोग के पास बहुत सारे फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स आते हैं और वो बोलते हैं हमको फर्स्ट टाइम पोर्ट रजिस्ट्रेशन चाहिए, हमें ये चाहिए, फिर वो पूछते हैं एडी कोड रजिस्ट्रेशन अलग अलग पोर्ट में करना है नहीं करना है। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं एडी कोड रजिस्ट्रेशन कर दिया मतलब एक्सपोर्ट के लिए रेडी हो गए। तो धवल भाई, मेरे को ये बताओ यार, ये जो कंप्लायंस प्रोसेस है एक एक्सपोर्ट बिजनेस में, जो कंप्लायंस प्रोसेस है, इसके बारे में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग दो कि अगर बिजनेस सेटअप करना है तो किस तरह से सेटअप करना है, क्या क्या कंप्लायंस लगेगा, फिर एक्सपोर्ट में घुसेंगे तो फिर एडिशनल क्या कंप्लायंस लगेगा, थोड़ा उस पे अंडरस्टैंडिंग दो। या ऑब्वियसली बेसिकली बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्टिंग में कैसा रहता है कि एक फर्म डेवलप करना पड़ता है, लाइक दैट ऑफ कोई इंडिविजुअल पर्सन कर रहा है, जैसे सोल प्रोप्राइटर फर्म हो गया। कोई 2 लोग या 2 से ज्यादा लोग कर रहे हैं तो पार्टनरशिप फर्म हो गया। फिर 2 या 2 से ज्यादा कर रहे वो लोग प्राइवेट लिमिटेड बना रहे, इक्विटी टाइप कर रहे प्राइवेट लिमिटेड, अदरवाइज लिमिटेड। लिमिटेड में भी हाँ बहुत टाइप के रहते हैं। तो कैसे बिजनेस सेटअप करते हैं वो पर्टिकुलर वो बिजनेस मैन पे डिपेंड करता है। राइट, जैसे जैसे वो फर्स्ट टाइम बिजनेस फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसको सबसे पहले रिक्वायरमेंट पड़ेगी जीएसटी की। करेक्ट। क्या तो वो जीएसटी सर्टिफिकेशन लेगा, वो उसका बिजनेस वो डोमेस्टिक मार्केट में स्टार्ट कर सकता है। वो विच एवर कोई भी इंडस्ट्रीज हो, जिस इंडस्ट्रीज में करना चाहते हो, लेकिन कंपलसरी है जीएसटी। और अपने एक्सपोर्ट में ये जीएसटी कंपलसरी है, क्योंकि बहुत सारे जो छोटे लोग रहते हैं जिनका टर्नओवर लेस देन 20 लाख पर एनम का रहता है, टर्नओवर इतना नहीं रहता, तो जीएसटी कंप्लायंस के हिसाब से उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर कोई भी बंदा एक्सपोर्ट कर रहा है, भले वो छोटा हो या बड़ा हो, उसको कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। हाँ, फिर वो कोई भी टाइप का उसका फर्म हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, सोल प्रोप्राइटर हो, 1% कंपनी हो। धंधा है और एक्सपोर्ट में है, मान लो एक्सपोर्ट चालू किया उसने, अभी तक एक भी शिपमेंट नहीं भेजा, फिर भी उसको तो जीएसटी मैंडेटरी रहेगा ही रहेगा, राइट? रहेगा ही रहेगा। बंदा डोमेस्टिक में काम कर रहा है और उसका 20 लाख से कम का ट्रांजैक्शन है या जीरो ट्रांजैक्शन है, तब जीएसटी मैंडेटरी नहीं होता। ओके, ओके, गॉट इट, गॉट इट। अभी अभी जिसके पास जीएसटी है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई कर सकता है। अभी वो बंदा सर्विस सेगमेंट में हो या प्रोडक्ट सेगमेंट में हो, एक्सपोर्ट कर रहा है या इंपोर्ट कर रहा है, उसको कंपलसरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना ही पड़ता है।
वो राइट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। ओके, ओके, गॉट इट। तो आप बोल विदाउट रहे हो कि आई पहले वो कंपनी सेटअप करवाएगा, फिर उसका जीएसटी भी लेगा, और अगर जीएसटी होगा तो आईईसी लेगा। यहाँ तक आपने बताया मेरे को, ठीक है। यस, आईसी एक दिस कॉल्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, वो डीजीएफटी इशू करता है। हम्म, ओके, वो पूरा का पूरा पान बेस्ड प्रोसेस रहता है। क्या क्या वो बिजनेस करना करता है, कैसे करता है, यानी कि उसका बिजनेस का नेचर क्या है, हम्म, उसके जो बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है, लाइक डेट ऑफ बैंकिंग का हो गया, प्रीमाइसिस का हो गया, वो सब वो आईसी में रिक्वायर रहता है। जस्ट कल नॉमिनल हम्म, बेसिक बिजनेस इंफॉर्मेशन। वो आईसी आज आईसी इशू होता है डीजीएफटी, तो वो आईसी से बहुत सारे वर्क कर सकते हैं, लाइक दैट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गया, आई गेट हम्म, रजिस्ट्रेशन हो गया, हम्म। फिर कुछ उसको मार्केट में कुछ प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन करवाना हो गया, तो उसके लिए तो भी आईसी बेसिकली कंपल्सरी आईईसी रहता है। मैंडेटरी है। अगर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कुछ भी करना चाहता है, आईईसी तो चाहिए हाँ, उसको। चाहिए ही आईईसी, चाहिए कंपल्सरी। वो फिर आईईसी के लिए क्या प्रोडक्ट प्रोसेस है? को, इस प्रोसेस में घुसने से पहले जो समझ लूं कि अभी जो भी लोग हमारे इस पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे, उन लोगों को ये तो समझ आ जाएगा कि ये कंपनी रजिस्टर कैसे करना है, जीएसटी कैसे लेना है। बट ये कई लोग बोलते हैं आईईसी तो हम लोग ऑनलाइन ले लेंगे। तो आप क्या सजेस्ट करते हो, मतलब व्हाट इज इट? ठीक है, आईईसी ऑनलाइन लेना फाइन है, या किसी कंसल्टेंट को यूज करना चाहिए, वो मेरे को थोड़ा बताइए। आईसी कंसल्टेंट, डीजीएफटी कंसल्टेंट को यूज करना रिक्वायर रहता है, क्योंकि बहुत बार कैसा होता है, ऑनलाइन अप्लाई तो कर देते, लेकिन कभी कभी वो लोग गलत सेगमेंट सिलेक्ट कर लेते, गलत प्रोडक्ट का हम्म, चूज कर लेते, कभी कभी डेटा मिसमैच कर देते, तो आईसी हम्म, इशू हो जाता है, लेकिन उसको बाद में दिक्कत आती है। कभी कभी वो हम्म, लोग प्राइमरी बिजनेस प्लेस को सेट नहीं कर पाते। कभी कभी बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्री रहती है जो पर्टिकुलर को पार्क में एस्टेब्लिशमेंट, लाइक दैट ऑफ आईओएन जोन पार्क, फिर हम्म, आईटी पार्क, प्लास्टिक पैकेजिंग इंडस्ट्रीज का प्लास्टिक पार्क, अपना हम्म, जेम्स एंड ज्वेलरी का हम्म, अपना बीकेसी में हो गया, हम्म, डायमंड ब्रोस। फिर गुजरात हम्म, में, हमारे गुजरात में बहुत सारे ऐसे पार्क है। करेक्ट, करेक्ट। तो पार्क में वो अगर वो सिलेक्शंस नहीं करेगा तो उनको बेनिफिट नहीं होगा, तो वो टाइम पे क्या एक क्या कंसल्टेंट प्रॉब्लम रहेगा होती तो बेस्ट रहेगा। है? ये मैं समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं उनको भी सवाल आ रहा होगा कि मान लो मैंने ऑनलाइन गया, डीजीएफटी में तो प्रोसेस है, सब कुछ कर दिया, और मैंने गलत गलत ही चूज किया होगा। हाई चांसेस है, क्योंकि नॉलेज लोगों को नहीं रहती ना, वो या लोग कंप्लायंस नहीं समझ रहे ऑब्वियसली, होते। यूट्यूब यूट्यूब देख के लोगों ने अप्लाई कर दिया। कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है गलत चीज करने से? गलत चीज करने में, अभी सपोज वो बंदे ने प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहा है और उसने चूज किया इंजीनियरिंग वर्क, क्योंकि उसका हम्म, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग वर्क से रिलेटेड करते हैं, वो भी इंजीनियरिंग मटेरियल इंपोर्ट कर रहा है, तो उसने हम्म, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट सिलेक्ट कर दिया, लेकिन वो एक्सपोर्ट करना चाहता है प्लास्टिक मटेरियल। अभी उसने हम्म। सिर्फ प्लास्टिक के लिए इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के कंसिडर किया। अभी वो फ्यूचर में जाके आरसीएमसी लेना चाहेगा, रजिस्ट्रेशन का, मेंबरशिप सर्टिफिकेशन का, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज का, तो उसको तब दिक्कत आएगी कि भाई तुम लोग तो प्लास्टिक इंडस्ट्री से बिलोंग ही नहीं करते हो। हाँ, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो ड्रॉबैक्स जैसे, उसको गलत आ सकते हैं। हाँ, ड्रॉबैक नहीं, ड्रॉबैक का तो इश्यूज नहीं आएगा, लेकिन उसको आरसीएमसी जब इश्यूज नहीं कर पाएंगे, लाइक दैट ऑफ जब ऑथोराइजेशन सर्टिफिकेशंस रहता है, एडवांस ऑथोराइजेशन, तब उसमें भी उसको दिक्कत आ सकती है कि भाई अच्छा। तुम लोग तो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हो, तो एडवांस लाइसेंस रॉ मटेरियल के हिसाब से मिलता है, और आप बाहर से भी इंजीनियरिंग गुड के साथ प्लास्टिक गुड्स भी इंपोर्ट करो, लेकिन आपका आईसी प्लास्टिक गुड के लिए रजिस्टर्ड ही नहीं है। अच्छा। हाँ, ओके। सेम एट इज सर्विस इंडस्ट्रीज में भी होता है। अभी हम्म, बहुत सारे छोटे छोटे लोग ऐसे रहते हैं जो वेबसाइट डेवलपिंग करते हैं। हम्म, करेक्ट। बाहर की कंट्री में वो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो बाहर फॉरेन ट्रांजेक्शन्स तो होगा ही। फॉरेन ट्रांजेक्शन्स में कंपलसरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड रिक्वायर्ड है, भले वो सर्विस अच्छा। हो या, हाँ, सर्विस हो या फिर प्रोडक्ट हो। तो भी उस टाइम वो आईसी जनरेशन के टाइम उन्होंने उनका फर्म आईटी पार्क में आता है कि नहीं आता है, वो सिलेक्ट ही नहीं किया, तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। हम्म। उसमें भी तो ड्रॉबैक, बेसिकली अभी आप प्रोडक्ट, कंप्लेंट का नॉलेज अगर नहीं है और आप इस तरह के एक्शंस करते हो, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं अपने यूजर्स को भी, अपने जो दर्शक है उनको भी बताऊं कि जब आप कंपनी भी चूज करते हैं, जैसे आपने प्रोप्राइटरशिप लिया है, प्राइवेट लिमिटेड लिया है, एलएलपी लिया है, राइट? उस दौरान में भी जैसे धवल जी ने बोला कि इट इज अबाउट द बिजनेसमैन व्हाट ही इज चूजिंग फॉर।
राइट? एवरी सिंगल स्टेप आप जो करते हैं, जैसे प्राइवेट लिमिटेड करेंगे ना, तो सो मेनी कंप्लायंसेस आर देयर। लोग क्या करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करके चुपचाप बैठ जाते हैं, फिर वो ना एमजीटी फाइल करते हैं, ना उनका बोर्ड कंप्लायंस फाइल करते हैं, ना एजीएम फाइल करते हैं, जिनके लॉसेस काफी आते हैं। सिमिलरली अगर छोटी एक्टिविटी भी आप कर रहे हैं, जैसे आईसी 350-400 रुपए में भी लोग ले रहे हैं, लेकिन फिर बाद में जाके आप लाखों भरना चाहते हो, राइट? तो दैट इज अ स्मॉल थॉट प्रोसेस। तो 1000-1500 के लिए मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ कि गो विद अ कंसल्टेंट जो आपको आपकी विजन के अनुसार आपको पूरा वैसा सेटअप करने में हेल्प करे जैसा आप चाहते हो। आप चाहते हो 100 करोड़ की कंपनी बनाओगे, तो पहले दिन ही अगर गलत स्टेप ले लोगे, तो दिस थिंग्स विल नॉट वर्क। So that is what he is trying to say here. मैं मेरे एक लेटेस्ट एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। मेरे पास अभी एक ऐसा क्लाइंट आया था जो स्पाइसेस में ट्रेडिंग करता था। ओके, अभी उसने बाहर से कहीं से या खुद से आईसी सर्टिफिकेट बनाया था, आईसी सर्टिफिकेट बना दिया, सब कुछ किया। अभी उसने आरसीएमसी के लिए अप्लाई किया स्पाइसेस बोर्ड में, और उसने सिलेक्ट किया था तब एज अ मर्चेंट कम मैन्युफैक्चरर। उसका फ्यूचर में प्लानिंग था मैन्युफैक्चरिंग का। अभी अभी वो खुद बिगनिंग लेवल पे था, तो उन्होंने ऐसा मर्चेंट स्टार्ट किया था कि भाई मैं अभी बाहर से लेके बेचूंगा, प्रॉफिट आएगा तब मैन्युफैक्चरिंग प्लान डालूंगा। लेकिन आईसी बनाते टाइम उसने सोचा कि मेरा बिग विजन है, तो मैं अभी मर्चेंट का मैन्युफैक्चरर डाल देता हूँ और मेरा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन जब आरसीएमसी के लिए अप्लाई किया, तो उसके फैक्ट्री पे स्पाइसेस बोर्ड वाले कस्टम्स ऑफिस आ गए और देखे तो फैक्ट्री ही नहीं थी। ओह माय गॉड, फिर? हाँ, फिर कंप्लायंसिस उन लोग ने देखा कि ऐसा ऐसा इश्यूज हुआ है, तो अभी वो लोग ने भी एक्ट के अकॉर्डिंग बताया कि जिधर भी मैन्युफैक्चरर लिखा रहता है उधर कंपलसरी विजिटिंग है ही। अब करेक्ट। जब उन्होंने आरसीएमसी का आईसी का रजिस्ट्रेशन किया होगा, बराबर किया होता, तो आरसीएमसी में तकलीफ नहीं आती। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। आप थोड़ा हमारे यूजर्स को ये भी बता दीजिए, आरसीएमसी क्या होता है? कई लोग जो सुन रहे होंगे उनको कोड समझ नहीं आ रहा होगा। या आरसीएमसी दैट्स कॉल्ड रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेशंस। अपने इंडिया में ऑलमोस्ट 37 टाइप के ऐसे बॉडीज हैं जो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए प्रमोशनल एक्टिविटीज करते हैं। करेक्ट। जैसे कि ड्रॉबैक्स को इंसेंटिव प्रोवाइड करवाना, फिर एक्सपोर्ट को स्मूथली वर्क करवाना, मार्केट में से नए बिजनेसेस ओपन लीड प्रोवाइड करवाना, एग्जीबिशंस अरेंजमेंट करवाना, वेबिनार अरेंजमेंट करवाना, ओपन वेबिनार प्लेटफॉर्म्स जिधर बिजनेस एक्सचेंज हो सके वैसे ऑर्गेनाइजेशंस करना, प्लेटफॉर्मिंग। और कई कई बार इंटरनेशनल लेवल पे कुछ डिस्प्यूट आता है, तो डिस्प्यूट को रिसॉल्व करने में जो अपने लोकल गवर्नमेंट बॉडी है उसके सपोर्ट में वो हमारे बिहाफ पे वर्क भी करते हैं। आरसीएमसी अभी 2023 फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के मुताबिक से कंपलसरी सभी को हो गया है। आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के साथ अभी एक्सपोर्ट करना है तो आपको आरसीएमसी लेना पड़ेगा। अब 37 टाइप ऑफ है आरसीएमसी, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि मेरे को कौन सा टाइप का आरसीएमसी लेना पड़ेगा। अभी बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो सिंगल प्रोडक्ट पे वर्क करते हैं, तो उसको सिंगल प्रोडक्ट का भी स्पेसिफिक आरसीएमसी रहता है, वो ही लेने का रहता है। लाइक दैट ऑफ कोई जेमस्टोन ज्वेलरी में वर्क कर रहा है तो उसको जीजी पीसी का ही लेना पड़ेगा। फिर कोई पेरिशेबल वर्क में कर रहा है कि मान लो मैं ग्रेप्स करता हूँ, ठीक है, तो ग्रेप्स का और ऑनियन का आरसीएमसी सेपरेट होगा? नहीं, वो एक इंडस्ट्रीज वाइज चलता है। ओके, कैटेगरी हो गया बेसिकली, वो फ्रूट वेजिटेबल। यस, फ्रूट वेजिटेबल्स वो सारे के सारे एपेडा के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आते हैं। ओके, तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी एपेडा, उसके आपको आरसीएमसी लेना पड़ेगा। तो ये जो अपेडा का सर्टिफिकेट होता है, दैट इज डिफरेंट देन आरसीएमसी यू आर टॉकिंग अबाउट, करेक्ट? मतलब वो सेपरेट है? नहीं, वो सेम है। वो एपेडा जो इश्यू करता है वो एक ऑथराइजेशन बॉडी है, लेकिन वो जो सर्टिफिकेट इश्यू करता है उसको आरसीएमसी कहते हैं, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेशन। तो बेसिकली जो एक्सपोर्टर्स हमसे पूछते हैं कि सर मेरे को अपेडा का सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं बिजनेस के लिए, दैट इज एक्चुअली आरसीएमसी, करेक्ट? यस, परफेक्ट। ओके, ओके, गॉट इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। या आरसीएमसी इज मैंडेटरी फाइनेंशियल अपने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के मुताबिक। परफेक्ट, परफेक्ट धवल भाई। ठीक है, तो वापस जाते हैं। आईसी का काम हो गया अपना, राइट? अब एक्सपोर्टर सोचता है भाई मैंने आईसी बना लिया, अभी मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा, राइट? तो उसने बायर ढूंढा, सप्लायर ढूंढा, सब सेट कर दिया, और सीएचए को बोला सर मैं कल पोर्ट पे माल भेज रहा हूँ, आप मेरा माल भेज दो।
अभी कहाँ फंसेगा वो? उसका आईस गेट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, एडी को रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ये आईसी आईसी का मैं एक छोटा सा आपको एक स्क्रीन प्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूँ कि ये ठीक है, कैसा रहता है। ठीक है, ठीक है। वेट अ मिनट, होस्टिंग। आई थिंक मेरा होस्टिंग स्क्रीन प्रेजेंटिंग नहीं हुआ। कुछ चैलेंज आ रहा है? सर अभी होस्टिंग डिसेबल आ रहा है पार्टिसिपेंट स्क्रीन पे। स्क्रीन एंड मैं आपको यहाँ से एनेबल करने का ट्राई करता हूँ। क्या सर? अभी आप ट्राई कीजिए, अभी हो जाएगा। जा, अभी आ गया सर, परफेक्ट। या परफेक्ट। सर स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, या आप स्टार्ट कर सकते हैं जैसे। या फर्स्ट ऑफ ऑल साइट्रस ने मेरे को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट्स कॉल अपॉर्चुनिटी फॉर मी। थैंक यू फॉर दिस सर। सेम है सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस। या अभी ये रजिस्ट्रेशन क्यों मैंडेटरी है? आपने प्रेजेंटेशन ऑन किया है क्या? क्योंकि मैं अभी आपका फोल्डर देख पा रहा हूँ, आपका मैंने ऑन किया प्रेजेंटेशन सर। नहीं, वो नहीं दिख रहा है एग्जैक्टली। यस, योर स्क्रीन शेयरिंग। अभी भी फोल्डर ही दिखा रहा है सर। जी, अब आ रहा है सर? हाँ अभी दिख रहा है सर। या ओके। परफेक्ट। अपना आईसी सर्टिफिकेट कैसे रहता है सर? हम्म, जो डीजीएफटी इशू करती है वो पूरा हम्म, पान बेस रहता है। आईसी नंबर पहले 10 डिजिट का आता था न्यूमेरिकल, अब वो पान नंबर ही आता है। ओके। ओके। कंपनी का नाम आता है उसमें, कौन से टाइप का फॉर्म है वो आता है, कब इशू किया है। अभी 2020 के बाद ये कंपलसरी एवरी ईयर रिन्यू करवाना पड़ता है, क्योंकि बहुत ओके। सारे लोग ऐसे रहते हैं जो कंपलसरी लेते हैं, कंपलसरी लेना है तो ले लेते, लेकिन वो कभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वर्क ही नहीं करते। तो ऐसे बहुत सारे इंडिया में ऐसे हैं जो लेके सिर्फ बैठे लेकिन वर्क नहीं करते, तो भाई उन लोग को डेटा मैनेजमेंट के लिए उन लोग ने कंपलसरी कर दिया है। तो मैंने Got अभी ये लेटेस्ट अपडेटेड वाला है, तो मैंने स्क्रीन प्रेजेंटिंग में किया है। done। आईसी नंबर अभी देखो ये 2022 का है, हम्म, लास्ट ईयर का। ठीक हम्म, है, ये डीजीएफटी इशू करती है, ये आरबीआई के पोर्टल पे कंपलसरी रहता ही है। ये अच्छा। आरबीआई इससे, हाँ आरबीआई इससे आईसी कोड से मैपिंग करते पूरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। आरबीआई के लिए भी रिक्वायरमेंट है, बैंकिंग सेक्टर सेगमेंट के भी रिक्वायरमेंट है, डीजीएफटी में भी रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इवन आप कुछ छोटा सा भी इंटरनेशनल कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस करते हो उसमें रिक्वायरमेंट है, हम्म, आरसीएमसी के लिए रिक्वायरमेंट है। अभी हम्म, डीजीएफटी इतनी सारी स्कीम लेके आई है, जैसे कि एडवांस लाइसेंस हो गया, ईपीसीजी हो गया, हम्म। अपना बीआरसी का हो गया, सारे के सारे लिए वो कंपलसरी है। अगर ये एक ही नहीं होगा, आईडी लिंक्ड है बेसिकली। हाँ बेसिकली। ठीक है। नाइस। ये आईसी कंप्लीट, यानी कि कंप्लीट कंप्लीट हो जाने के बाद, अभी आपने बोला कि
ये मटेरियल पोर्ट पे भेज दिया, वो कहाँ स्टक होगा, ओके करेक्ट। वो कहाँ स्टक होगा कि कंपलसरी आईसी तो ले लिया, लेकिन कंपलसरी उसको कस्टम के पोर्टल पे भी रजिस्टर होना पड़ता है। तो कस्टम का पोर्टल यानी आइस गेट पोर्टल। अभी वो आइस गेट पोर्टल पे रजिस्टर नहीं होगा तो उसको कुछ भी वर्क ही नहीं कर पाएगा कस्टम में। सो ये आइसगेट सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कॉमन पोर्टल है जहाँ पे सारे एग्जिम रिलेटेड चीजें लिंक्ड है। करेक्ट। या यहाँ पे आपका शिपिंग बिल नंबर भी लिंक्ड है, यहाँ आपका बिल ऑफ एंट्री नंबर भी लिंक्ड है, और उसके साथ सब आपकी कुछ है, राइट। सब ओके। परफेक्ट परफेक्ट। आईसी डीजीएफटी इश्यू करते हैं, आइस गेट कस्टम का है। आईसी, हाँ, आईसी सर्टिफिकेशन के ट्रेड का परमिशन मिलता है, लेकिन कस्टम में परमिशन के लिए कंपलसरी आइस गेट रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। आइस गेट रजिस्ट्रेशन करने के लिए कंपलसरी आईसी सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए चाहिए। चाहिए। या करेक्ट। ये एक सिंपल प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का। पहले पर्सनल डिटेल्स आईसी का है, पर्सनल डिटेल्स ऐड करके आप एज ए इंडिविजुअल या कंपनी प्रोप्राइटर जो भी हो, एज अ रजिस्ट्रेशन करके आप आईडी पासवर्ड बना सकते हो, लेकिन इसमें चांसेस रहते हैं रिजेक्शन के। इसके लिए अच्छा। इसीलिए सबसे ज्यादा लोग कंसल्टेंट हायर करते ही करते हैं। ओके। ओके। क्या किस तरह के इसमें रिजेक्शन होते हैं, क्या होता है? रिजेक्शंस में रहता है कि कांटेक्ट नंबर मिसमैच रहता है, डॉक्यूमेंटेशंस प्रॉपरली अपलोड नहीं किए रहते, फिर अपना क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशंस, फिर बहुत सारे लोग रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशंस अपलोड कर देते। बहुत टाइम तो डिजिटल सिग्नेचर ही वर्क नहीं करता है। करेक्ट। डिजिटल सिग्नेचर वो लोग वर्क करते हैं तो उसको पीकेआई का एरर आ जाता है, जावा का एरर आता है। करेक्ट। या तो अभी वो वर्क के लिए कंपलसरी कोई कंसल्टेंट हो तो कंसल्टेंट बेटर वर्क कर पाएगा। ये जो डिजिटल सिग्नेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, क्योंकि मान लीजिए क्या होता है आजकल, लोग लोग जाते हैं किसी कंसल्टेंट के पास और वो उनका पूरा रजिस्ट्रेशन करके उनको डिजिटल सिग्नेचर दे देता है। राइट। अभी उसको डिजिटल सिग्नेचर मिल गया, बट अब जब वो एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तब किस तरह का डिजिटल सिग्नेचर चाहिए? करेक्ट। या वो एक गैप है, तो उस पर थोड़ा सा बताइए ताकि आइस गेट रजिस्ट्रेशन से हम कनेक्ट कर सकते या पहले 2020 में क्लास टू डीएससी चलता था। अभी उसका हैं। वैलिडिटी बहुत सारे लोग ने 3 साल का लिया होगा, तो 3 साल वाला क्लास टू वर्क नहीं करता है पोर्टल पे, सिर्फ क्लास 3 वर्क करता है। अदरवाइज डीजीएफटी का ऑर्गेनाइजेशन जो डीएससी रहता है क्लास 3 वो वर्क करता है, यानी उसके बॉटम लेवल का कोई भी डिजिटल सिग्नेचर इस पे वर्क ही नहीं करता है। अगर अच्छा। आपके पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो आप 0.1% भी कस्टम के पोर्टल पे आप वर्क नहीं कर पाओगे। इसका करेक्ट। इज टू मच इम्पोर्टेंट फॉर कस्टम्स। वो मैंडेटरी है, एंड दैट इज वो भी आप मैंडेटरी बोल है। रहे हो कि कुछ सर्टेन पैरामीटर्स हैं जिसके बेस पे वो डिजिटल सिग्नेचर एक्सेप्ट करता है, उसके नीचे वो नहीं करता है। तो 2 इयर्स वाला होगा तो उसको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं आइस गेट का पोर्टल। नहीं करेगा, परफेक्ट। इट मीन्स उनके पास एक प्रॉपर डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए जो आपने गाइडलाइंस बोली उसके हिसाब से। हाँ। अभी करेक्ट। बहुत सारे लोग ऐसा भी प्रॉब्लम फेस करते जो प्राइवेट लिमिटेड है, पार्टनरशिप है, एलएलपी, तभी वो उसमें कोई एक ऑथराइजेशन पर्सन रिक्वायर रहता है जो कंपनी के बिहाफ पे वर्क करता है। अभी एक ऐसे करेक्ट। एग्जांपल ले लेते हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड है, तो प्राइवेट लिमिटेड में सारे बोर्ड डायरेक्टर मिलके एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं, दैट्स कॉल्ड ऑथराइजेशन पर्सन। अभी वो करेक्ट। ऑथराइजेशन पर्सन का जो बोर्ड मीटिंग का लेटर परफेक्टली ना हो, बोर्ड मीटिंग का लेटर परफेक्टली अपलोड ना किया हो, तो कस्टम वाले वो भी रिजेक्शन करते कि भाई ये बंदा कोई बाहर से आया है और ये कंपनी का रिजेक्शन खुद के नाम पे करना चाहता है, तो वो लोग टेक केयर करते क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। करेक्ट। इसमें मेरे को एक अच्छा सा पॉइंट याद आया। लोग यस सर। प्राइवेट लिमिटेड आज तक इंडिया में रजिस्टर इसलिए करते हैं, उनको लगता है मैंने एक बहुत बड़ा एम्पायर खोला है। वो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड के लिए कई लोग रजिस्टर करते हैं। मैंने देखा है काफी एक्सपोर्टर्स को कि सर सुनने में अच्छा लगता है इसलिए प्राइवेट लिमिटेड करेंगे इस बार। राइट। एंड क्या है, लाख रुपए का शेयर्स है वो तो हम डाल के कर लेंगे, खरीद लेंगे। बट इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, जैसे धवल भाई ने बोला बोर्ड मीटिंग होना, बोर्ड मीटिंग में अपॉइंटमेंट होना, करेक्ट, एनुअल जनरल फाइलिंग होना, ये सारी चीज प्राइवेट लिमिटेड को कई बार उनका कंसल्टेंट गाइड नहीं करते। जिस नहीं करता कंसल्टेंट है। से काम करवा रहे हैं वो या सीए से काम करवा रहे हैं, वो बोलते हैं सर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कहाँ परवाह पड़ेगी उसकी, आप छोड़ो उसको। अब जब आप
वो किए नहीं उस साल का, एंड आप यहाँ पे आइस गेट पे प्रोसेस करने गए हो, आप वहां अटक जाओगे। सो बहुत सारे कंप्लायंसेस है, तो वो सजेशन है कि आप जब घुसो, जब कंसल्टेंट के पास जाओ, कंसल्टेंट की यूएसपी ये हो जा रही है कि वो आपको गाइड करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। आप ये एक्शन लोगे तो आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, ये एक्शन नहीं लोगे तो क्या बच जाएगा। सो दैट्स हाउ इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंप्लायंस इन डेप्थ। गो अहेड धवल भाई, अभी आपने बोला कि बेस्ड ऑन उसके आपने पूरा आइस गेट रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है, आइस गेट रजिस्ट्रेशन में आपने चैलेंजेस बताए, प्लीज गो अहेड फॉर। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड होता है ओटीपी थ्रू, तो रजिस्टर्ड मेल आईडी पे ओटीपी थ्रू कंप्लीट होता है, तो उसके वर्किंग 72 वर्किंग आवर में आइस गेट अथॉरिटी है, कंपोनेंट अथॉरिटी, वो एक आइडियल पासवर्ड सिस्टम थ्रू जनरेट करके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे प्रोवाइड करवाती है। कभी कभी ये डिले भी होता है ड्यू टू ऑफ कस्टम्स का पोर्टल स्लो चल रहा है, कस्टम का कोई नया प्रोजेक्ट चल रहा है, तो अभी होता है। अभी लेटेस्ट एग्जांपल देखें तो 1 अप्रैल में ईसीएल लॉन्च हुआ, एक्सपोर्ट के इलेक्ट्रिक कैश लेजर ईसीएल, जिसमें कस्टम ड्यूटी और पेमेंट करते हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं इतना सक्सेसफुली वो लोग गो लाइव नहीं कर पाए, अभी भी वो अंडर प्रोसेस में। तो भी क्या कि उन लोग की पूरी आईटी की टीम अभी वो वर्क में बिजी है, तो कभी कभी ये इनका रजिस्ट्रेशन कभी कभी स्लो चलता है, बट एज पर माई एक्सपीरियंस ये मैक्सिमम 3 दिन के अंदर आ ही जाता है। करेक्ट, करेक्ट। मैं यहाँ पे भी एक और पॉइंट था, हमारे एक्सपीरियंस में एक क्या हुआ था, एक एक्सपोर्टर था, उसने बायर ढूंढ लिया, बायर ने उसको बोला ठीक है मैं ऑर्डर भी दे दूंगा, राइट। तो वो बहुत घाई में चले गए, मतलब मेरे को करना है बोल के, और एक हफ्ते के अंदर उनको सारा प्रोसेस करना था। इट वाज अनफॉर्चुनेट कि उस टाइम पे कस्टम का सर्वर अंडर अंडर मेंटेनेंस था, और 2 से 3 दिन तक इतना ट्रैफिक हो गया था उनके पोर्टल पे, क्योंकि सब अटके हुए थे, कि इनका ये प्रोसेस डिले हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे धवल भाई जैसे बोल रहे हैं ना कि एज एन एजेंट वो तो ये काम कर देंगे, लेकिन गवर्नमेंट पोर्टल जो है वो कब बिहेव कर रही है, कब सही रिस्पॉन्ड कर रही है, वो भी आपको ध्यान पे रखना है। तो मतलब कि अगर आप पहले से ये प्रोसेसेस करके रखो, जब आप बायर ढूंढ रहे हो या ढूंढने वाले हो, तो सेफ है। बायर ढूंढने के बाद अगर आप ये प्रोसेस कर रहे हो और आप जल्दीबाजी में हो, तो आपको लॉसेस तो भर के आएंगे, क्योंकि एक बार डीले हो गया तो शिपिंग का लॉसेस, उसको कंटेनर उठा लिया तो उसका लॉसेस, बायर के साथ उसके सामने रेस्पेक्ट चला गया उसका लॉसेस। तो ऑलवेज यूज अ कंसल्टेंट टू गेट दिस थिंग डन, उनसे गाइडेंस ले लीजिए कि कितना टाइम लगने वाला है, कम मिनिमम टू मैक्सिमम, एंड पहले वो या एक्टिविटी कराइए, उनका गाइडेंस लीजिए एंड देन गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, तो वो आपने बताया कि आइसगेट के पोर्टल पे ओटीपी आता है, ओटीपी आने के बाद फिर वो सामने वाला देता है, फिर क्या होता है? जैसे वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड होता है सक्सेसफुली का, उसके बाद ही फर्दर एक्टिविटीज कर पाते हैं, लाइक दैट ऑफ एडी को रजिस्ट्रेशन का हो गया, बैंक इंसेंटिव हो गया, वो दोनों रजिस्ट्रेशन के बाद आप बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल के लिए फाइलिंग कर पाओगे। अगर कंपोनेंट ने ये रिजेक्शंस दे दिया तो वो रिजेक्शंस के साथ रीजंस भी देते कि वो लोग रिजेक्ट क्यों किया है। करेक्ट। तो वो रिजेक्शंस कम से कम मिनिमाइज कर सके, इसी के लिए कंसल्टेंट कंपलसरी रखना है। राइट। क्योंकि ये मैंने जो इश्यूज बोले वो इश्यूज बहुत बार कोई टेक केयर नहीं करता है और वो स्टक हो जाता है। अभी सर ने बताया कि उनको इतनी जगह थी फिर भी वो नहीं कर पाए, उसको लॉसेस हो गया। अभी वो बंदा चलो कि उसने कंसल्टेंट कोई सस्ता वाला कंसल्टेंट हायर किया, वो उसने टेक केयर नहीं किया कि भाई चलो ये हो जाएगा, ऐसे मैंने नेट पे से भी देख के कर लिया हो जाएगा, और टेक केयर नहीं रखा तो उसका और दिन बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली, 72 लोग तो वर्किंग आवर आजकल में। के नाम पे एजेंट्स यूज कर रहे हैं। मतलब मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि कंसल्टेंट तो लाइसेंस वाले होते होंगे, राइट, उनके पास कुछ ऑथराइज लाइसेंस होगा फ्रॉम डीजीएफटी और समवेयर, करेक्ट। अदरवाइज तो बहुत सारे मिडिल मैन है जो बोलते हैं हाँ सर मैं करवा के देता हूँ, मेरा खुद का एजेंसी है, वो फंस जाते फंस जाते हैं और कंसल्टेंट भी ऑथराइज्ड रहते हैं, जैसे कि उसके पास नित्य बंधु का सर्टिफिकेशन रहता है या डिप्लोमा इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट का उन लोग ने कोर्स किया रहता है, वो कंसल्टेंट ने वैसा रहता है कंपलसरी। वो लोग के ज्यादा एक्सपीरियंस वाला रहते हैं, वो सब वो ज्यादातर ये मैटर को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ठीक है, वो गोइंग फॉरवर्ड फिर क्या होता है? या ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद एडी कोड कंपलसरी, एडी कोड दैट्स कॉल्ड ऑथराइजेशन डीलर कोड।
ऑथराइजेशन डीलर कोड ये एक बैंक का कोड रहता है। Okay? ये बैंक का कोड, ये ऑथराइजेशन जो भी ब्रांच है उसका एक 7 डिजिट का बैंक का कोड रहता है। ऐसे तो 14 डिजिट का रहता है, लेकिन कस्टम वो आगे के 7 डिजिट ही कंसीडर करता है, क्योंकि उसका उधर से ब्रांच डिडक्ट हो जाता है, फिर वो आगे पीछे का वो अकाउंट टू कनेक्ट होता है। तो एडी कोड से उनका पूरा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स मैप होता है। अगर कोई बंदा एडी कोड बोलता है कि भाई मेरे को एडी कोड नहीं करवाना है, तो वो बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल फाइल ही नहीं कर पाएगा, मतलब क्योंकि शिपमेंट हुआ ही नहीं। हाँ ऑब्वियसली पॉसिबल ही नहीं है, करेक्ट, करेक्ट। पॉसिबल ही नहीं है। तो हाँ, एडी एडी कोड के बिना वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। और एडी कोड अभी पीयूष गोयल ने अपने बताया, अपने सर पीयूष गोयल जी ने, कि अभी आप एक पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन कराओ और मल्टीपल पोर्ट्स पे बेनिफिट लो, लेकिन ये पूरा का पूरा ऑनलाइन प्रोसीजर रहता है, और ये सारे के सारे पोर्ट का प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट रहता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड रहते हैं। आप कौन से पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन करते हो उसके बिहाफ पे ये डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं। अच्छा, तो फिर मतलब मान लीजिए कि मैं नावा शेवा पोर्ट पे एडी कोड लेता हूँ, ठीक है, तो मैं तूतीकोरिन पोर्ट पे मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा? नहीं, उधर कुछ नहीं करना पड़ेगा, अच्छा। लेकिन हाँ, एंड आपको हाँ, नावा सेवा के जो भी डॉक्यूमेंटेशन या प्रोसेस है वो आपको फुलफिलमेंट करने पड़ेंगे। फिर आप करेक्ट। दूसरे कोई पोर्ट के आप डॉक्यूमेंटेशन लेके आप नावा सेवा होगे तो नावा सेवा वो वाले नहीं है। रिजेक्ट कर देंगे। हर पोर्ट का अपना स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन है, उस पोर्ट के हिसाब से आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, होगा। राइट? एंड आपने मेरे कोई को एक और एक पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन करवाया, हाँ, आपने कोई एक हम्म, पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन करवाया, तो भी आपको दूसरे पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, गॉट इट। तो मतलब अगर मैं एयरपोर्ट से करूँ तो नावा शेवा तो सी पोर्ट है, अगर मैं एयरपोर्ट से करूँ तो भी जरूरत नहीं है, राइट? तो भी जरूरत नहीं है। अब आईसीडी करो या एयरपोर्ट करो या सी पोर्ट करो, इवन कोई आप रोड का पोर्ट लो ना, तो भी आपको इश्यूज नहीं है। अच्छा, कहीं भी करो, लेकिन एक पोर्ट पे हाँ, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन आइसगेट रजिस्ट्रेशन के टाइप उन लोगों ने मल्टीपल पोर्ट्स सिलेक्ट किए तो ही। अगर वो भी स्पेसिफिक बंदा है कि भाई मेरे को इतने पोर्ट पे ही वर्क करना है, लाइक दैट ऑफ सहार पोर्ट पे है, जवाहर पोर्ट पे है, तो जो गिने चुने पोर्ट ही रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो उतने पोर्ट पे के लिए ही एप्लीकेबल हो जाएगा। लाइक अच्छा, दैट मेरा मतलब जब आप ऑनलाइन वो अप्लाई कर रहे हो, आपको पहले से बाकी पोर्ट भी सिलेक्ट करके रखना है, अदरवाइज फिर वो एप्लीकेशन वाला प्रोसेस दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत हो जाएगा। करेक्ट, करेक्ट, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ओके। अच्छा, अभी आपने नावा सेवा के लिए अप्लाई किया और आपने पोर्ट रजिस्ट्र आइसगेट रजिस्ट्रेशन के साथ टाइम सिर्फ सहार पोर्ट ही कंसीडर किया और नावा सेवा ही किया। अब आप बोलोगे कि मेरे को अहमदाबाद पोर्ट से भी करना है, तो अहमदाबाद पोर्ट वाला आपको एडी कोड रजिस्ट्रेशन करने ही नहीं देगा, उनके पोर्टल पे ही नहीं दिखाएगा कि ये है पोर्ट अवेलेबल। मतलब एज ए एक्सपोर्टर मेरे को अपने कंसल्टेंट को बताना है कि मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या हो सकते हैं। क्या हो सकता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है। जैसे 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 पोर्ट जैसे जैसे पोर्ट है वैसे वैसे डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है। ये डॉक्यूमेंटेशन में ऐसे आप डायरेक्टली अप्लाई भी नहीं कर पाओगे, आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट को पहले ई संचित करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। ई संचित यानी कि गवर्नमेंट पोर्टल पे ये सारे डॉक्यूमेंट, यानी कि आइसगेट पोर्टल पे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने रहते हैं आइस अपने डिजिटल सिग्नेचर थ्रू, जो रजिस्टर्ड सिग्नेचर है उसके थ्रू, और वो आईएनआर और डीएनआर नंबर जनरेट करेंगे, वो आईएनआर डीएनआर थ्रू आप अप्लाई कर पाओगे। हम्म। अप्लाई करेक्ट। करोगे, उसके 10-15 मिनट बाद सिस्टम वो चेक करेगा कि ये उनके डेटाबेस में जो जो डेटा है उसके ये मैच करता है कि नहीं करता है, लाइक दैट ऑफ उसका बैंक अकाउंट नंबर है, वो सब है, जब आईसी सर्टिफिकेट लिया था उसके साथ ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम्म। फिर राइट। इसने एडी एडी कोड दिया है, वो इंडियन यानी कि एडी कोड अप्लाई किया है, तो जो एडी कोड है वो आइसगेट पोर्टल के सिस्टम में अवेलेबल है कि नहीं। अगर नहीं है तो वो तुरंत ही रिजेक्ट कर देगा। अच्छा, अकाउंट भी अगर उसका आइसगेट पोर्टल पे आईसी लेते टाइम उन लोग ने वो बैंक अकाउंट कंसीडर नहीं किया है तो भी इसमें ये रिजेक्ट कर देगा सिस्टम। अच्छा, ओके, ओके। इसलिए तो बहुत आईसी बहुत शुक्रिया सर्टिफिकेट लेने का टाइम भी देखना पड़ता है। ये छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन ये बहुत मायने रखते हैं। मतलब आप सोचिए ना, एक्सपोर्टर अगर खुद बोले कि 400 रुपए के लिए मैं आईसी करूंगा, और वो बेचारे को ये पता ही नहीं कि कनेक्शन एडी कोड से कैसे है, तो फंस हाँ, जाएगा। फंस जाएगा वेरी ऑब्वियसली। गुड। या ठीक अभी है।
पोर्ट पोर्ट पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के पर्टिकुलर पोर्ट के लिए वो पोर्ट अथॉरिटी सारे डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्ट कॉपी जो अपलोड किए ई संचित यानी डिजिटल सिग्नेचर हो, वो सारे डॉक्यूमेंट को स्क्रूटिनाइजिंग करेगा। वो स्क्रूटिनाइजिंग करने के बाद वो कस्टम ऑफिसर अप्रूव या रिजेक्ट करेगा। रिजेक्शन करेगा तो उसका रीजन देगा, और अप्रूव करेगा तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ऐसा सिस्टम आएगा ये एडी कोड का, कस्टम अप्रूव्ड, पीएमएफएस अप्रूव्ड। नहीं, गॉट इट। ये कंपलसरी है। अगर आप एडी कोड रजिस्टर नहीं किए तो आप शिपिंग बिल भी फाइल नहीं कर सकते, इवन बिल ऑफ एंट्री भी फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी शिपिंग बिल फाइल करते हैं, मैं अगर समझूं तो लोग बोलते हैं कि बैंक में जाके लेटर मिल जाता है वही एडी कोड रजिस्ट्रेशन है, उतना नहीं होता आप बोल रहे हैं, मतलब वो एडी कोड नंबर है। हाँ, वो बैंक वाले ने सिर्फ कंफर्म किया है कि हाँ ये एडी कोड मेरा ही है, ये इनका आईसी मेरे बैंक में रजिस्टर्ड है इनके अकाउंट के साथ, वो अकाउंट के आईसी रजिस्टर्ड, उसके बिहाफ पे हम लोग हमारा बैंक का एडी कोड आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप ये कस्टम अथॉरिटी है उनको आप प्रोवाइड करो, ये उनके पोर्टल पे मैपिंग कर सकते हैं। लेकिन पहले जब ये ऑफलाइन था तब ये फिजिकली जाके मैपिंग करवाना पड़ता था। अभी ये ऑनलाइन हो गया, उससे ऑनलाइन पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते तब ये लोग कस्टम वाले कस्टम्स के डेटा, शिपिंग बिल, बिल ऑफ एंट्री के डेटा ईडीपीएमएस पोर्टल के साथ मैपिंग कर पाएंगे। एंड आपने जो भी फॉरेन ट्रांजेक्शन्स किए वो फॉरेन ट्रांजेक्शन्स आरबीआई में मैपिंग हो पाएंगे। इन दोनों का एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, उसको बोलते हैं ईडीपीएमएस एंड आईडीपीएमएस। करेक्ट। ईडीपीएमएस यानी एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम, एंड ईडीपीएमएस यानी इंपोर्ट डेटा प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर इसमें आप ईडी कोड रजिस्टर नहीं करवाते हो तो आपका डेटा ये ईडीपीएमएस और आईडीपीएमएस पोर्टल तक पहुंचेगा नहीं। ये ऑटोमेटिक हाँ, ये ऑटोमेट होता है। ओके, ठीक। जब शिपिंग बिल फाइल करते हैं ना तब ये ईडीपीएमएस और आईडीपीएमएस पोर्टल पे सीधा डेटा फेच होता है। ये ईडीपीएमएस और आईडीपीएमएस सीधा आरबीआई के अंडर में आता है, कोई बैंक के अंडर में नहीं आता है, लेकिन ये ऑपरेट बैंक वाले करते हैं। ओके, गॉट इट। जैसे आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करोगे लाइक डेट ऑफ टीटी, टेलीफोनिक ट्रांजैक्शन से एग्जांपल ले लेते, तो टेलीफोनिक ट्रांजैक्शन के फॉरेन ट्रांजैक्शन तो उसका सीधा एक इशू आ जाता है, यानी कि एक एक्नॉलेजमेंट आ जाता है ईडीपीएमएस पे। अगर आपने वो फॉरेन ट्रांजैक्शन क्लोज नहीं करवाया तो आपके पास बैंक वाले आपको फॉलो अप लेंगे कि भाई आपने एक्सपोर्ट किया कि नहीं किया। सेम एज इट इज, आपने कुछ एक्सपोर्ट किया या इंपोर्ट किया तो आपने उसके अगेंस्ट पे कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किए है कि नहीं किए, वो भी आरबीआई फॉलो अप लेगा। यस, ओके, ये इंटरलिंकेज है। गॉट इट। सेम एज इट इज आईएफएससी कोड, डॉक्यूमेंटेशंस आर सेम बट रजिस्ट्रेशंस आर डिफरेंट। ये आईएफएससी कोड का रिक्वायरमेंट रहता है कुछ भी बैंक इंसेंटिव लो उसमें रहता है, लाइक दैट ऑफ ड्रॉबैक, रोड टैक्स। रोड टैप तो सीधा अपने को आइसगेट पोर्टल पे मिल जाएगा, लेकिन ड्रॉबैक रहता है वो बैंक अकाउंट में लेने के लिए कंपलसरी रहता है। जैसे कि हम लोग बता दो कि रोड टैप और ड्रॉबैक में क्या डिफरेंस है, लोग सेम समझते हैं। नहीं, बोथ आर डिफरेंट। ड्रॉबैक तो एक गवर्नमेंट का एक सीधा इंसेंटिव है, जो भी आप एक्सपोर्ट करोगे तो गवर्नमेंट की इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हो, तो डॉलर आएगा या फॉरेन करेंसी आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सम ऑफ परसेंटेज एचएसएन कोड थ्रू जितने परसेंटेज उतना परसेंटेज आपके अकाउंट में एज ए इंसेंटिव मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे गूगल पे में ट्रांजेक्शन करते हैं वैसे रिवॉर्ड आता है, वैसे ये रिवॉर्ड है। अभी रोड टैप इज डिफरेंट है। रोड टैप आप कुछ भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एक्सपोर्ट में आप कहीं ना कहीं एक्साइज ड्यूटी पे कर रहे हो, आप डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली पे कर रहे हो। लाइक दैट आपने कुछ ट्रांसपोर्टेशन यूज किया तो पेट्रोल पे जब मैन्युफैक्चरिंग होता है तब एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो मैन्युफैक्चरिंग में, तो इलेक्ट्रिसिटी जब मैन्युफैक्चर रहते हैं उनके पास से वो गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करती है। लेकिन गवर्नमेंट बोलती है कि हम लोग एक्साइज ड्यूटी हम यूज ही नहीं करते, हम तो जीएसटी यूज करते हैं। तो जो भी एक्सपोर्टर है उनको एज ए इंसेंटिव वो लोग दे देते हैं रोड टैप, वो भी एचएसएन स्कोर तो परसेंटेज वाइज चलता है। तो बेसिकली आप बोल रहे हो कि इनडायरेक्टली उनका डबल जीएसटी हो जा रहा है इसलिए उसको सिंपलीफाई कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। आईजीएसटी पे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो
अगर आप आईजीएसटी थ्रू एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको आईजीएसटी पूरा रिफंड होगा, वो भी बैंक में ही होगा। आप 0% विदाउट 0% एलयूटी के साथ भेज रहे हो तो आपको जीएसटी पे करना नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास जीएसटी में आईटीसी पड़ा रहता है, वो आईटीसी कहाँ यूज करे, तो वो लोग एक्सपोर्ट में फुल फुल आईजीएसटी पेड करके एक्सपोर्ट करते। लेकिन जीएसटी का एक्ट कहता है कि आप एक्सपोर्ट सिर्फ प्रोडक्ट कर सकते हो, टैक्सेस नहीं। तो एक कस्टम वाले आपको रिवर्स प्रोसेस करके आपके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। वो क्रेडिट करने के लिए प्रोसेस में कंपलसरी आईएफएससी कोड रजिस्टर रहना चाहिए। या ये पीएफएमएस है ना, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अकॉर्डिंग ये आपके अकाउंट में आता है। अच्छा, ये पीएमएफएस है ना, ये भी सीधा आईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के साथ लिंकेड है। ओके, गॉट इट। एंड रोडटेप को हम कैसे यूज कर सकते हैं? रोडटेप आपका आइसगेट पोर्टल पे क्रेडिट होता है, जैसे जैसे शिपिंग बिल जनरेट होता है और उसका बीआरसी कंप्लीटेड होता है, वो आपके आइसगेट पोर्टल पे एज अ स्क्रिप्ट आपको जनरेट करना रहता है। जितना जितना आपने स्क्रिप्ट जनरेट किया उसका आपको स्क्रोल होता है, वो स्क्रोल को आप यूज कर सकते हो ड्यूटी पेमेंट में। जब इंपोर्ट कर रहे हैं उस टाइम पे? हाँ, इंपोर्ट कर रहे हैं तब ड्यूटी पेमेंट में अगर आप यूज कर सकते हो, एज अ रीएम्बर्समेंट बोल सकते हैं ना। करेक्ट। लेकिन मान लीजिए कि मैं इंपोर्ट करता ही नहीं हूँ, तो ये अमाउंट को तो मैं कैसे ये गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया किया कि अगर आप इंपोर्ट ही नहीं कर रहे तो लेकिन आप दूसरे को ये रोड टेप ट्रांसफर कर सकते हो जो इंपोर्ट कर रहे हो। ओके, लाइक दैट अभी मैं सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरे पास एज ए एग्जांपल 1 लाख रुपए रोड टेप आ गया मेरे पोर्टल पे, लेकिन मैं अभी इंपोर्ट ही नहीं करने वाला हूँ। तो जो इंपोर्टर है मैं उसको ये सेल आउट कर दूंगा। अभी गवर्नमेंट ने मेरे को इतना इंसेंटिव लिया 1 लाख रुपीज का, तो एक काम करता हूँ ना, ये पैसा तो मेरा है ही नहीं, तो जो इंपोर्ट करता है उसको 90,000 या 95,000 में सेल आउट कर देता हूँ। अभी सामने वाले बंदे भी बोलेगा कि भाई मेरे को गवर्नमेंट को 1 लाख पे करने से बढ़िया मैं अभी 90 पे कर दूं, उसको 5,000 का फायदा। या एक्सपोर्टर बोलेगा कि भाई मेरा तो पैसा था ही नहीं, करेक्ट। मेरे को भी मतलब पैसा मिल जाएगा, बोले कम दे। ये बनाई हुई है कि वो इस फाइनेंशियल बेनिफिट्स को यूज करके और भी एक्सपोर्ट कर सके या और भी इंपोर्ट कर सके। या वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, तो अभी एडी कोड हो गया, आईएफएससी हो गया, एंड आपका आइस गेट हो गया। जस्ट टू रिकलेक्ट अगेन, आई आइस गेट आपको चाहिए ताकि आप लॉग इन करके ये सारी एक्टिविटी कर सको। आईएफएससी हाँ आपको चाहिए ताकि आप आपका ड्यूटी ड्रॉबैक एंड रोड टैप अकाउंट्स को मैनेज कर सको, आप उसके लिए एलिजिबल हो। ये 3 चीजें करने से पोर्ट रजिस्ट्रेशन हो जाता है? नहीं, पोर्ट रजिस्ट्रेशन 2 टाइप के रहते हैं, एक ऑनलाइन रहता है, एक ऑफलाइन रहता है। ये पोर्ट रजिस्ट्रेशन में आप कौन से पोर्ट से आप प्रोसेस कर रहे हो, उधर आपको एक मैन्युअली प्रोसेस करवाना रहता है। उसके लिए जो भी इधर बेसिक डॉक्यूमेंटेशन लगे वही बेसिक डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे। लेकिन क्या होता है, आपको पोर्ट रजिस्ट्रेशन के लिए कंपलसरी कार्गो सीएफएस में चाहिए, और सीएफएस में एंट्री के लिए शिपिंग बिल रिक्वायरमेंट है एज अ एक्सपोर्टर। और इंपोर्टर में आप बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करोगे तो कंपलसरी आपको कार्गो उधर रहना चाहिए। लेकिन वो बिल ऑफ एंट्री शिपिंग बिल जनरेट करने के लिए एडी कोड और आईएफएससी कोड कंपलसरी चाहिए। अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया, ऑनलाइन प्रोसेस ही नहीं किया, तो आपका शिपिंग बिल और बिल ऑफ एंट्री जनरेट ही नहीं हो पाएगा। करेक्ट। मैं अपने सारे व्यूअर्स को इसमें एक पॉइंट बताता हूँ, जैसे धवल भाई ने बहुत क्लियरली बताया कि आपने जब पोर्ट रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन एक्टिविटी खत्म कर लिया, तब आपका ड्यूटी ड्रॉबैक अकाउंट या रोटेप अकाउंट क्रिएट हो गया, आपका एडी कोड आ गया, आपका आइसगेट लॉगिन्स आ गए, आपकी पूरी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी हो गई। लेकिन जो पोर्ट्स होते हैं वो भी अपने अपने कुछ टर्म्स रखते हैं कि यार आपका एक बिल रजिस्टर्ड होना चाहिए विथ अ पर्टिकुलर कार्गो एट पोर्ट, जिससे हमें ये प्रूफ मिलता है कि आप एज एन एक्सपोर्टर हमारे साथ वेरीफाइड एक्सपोर्टर हो। उसके लिए आपको सीएचए हेल्प करते हैं। या सीएचए जैसे ये कंपलसरी सीएचए थ्रू करना रहता है। दे रहा है। यहाँ पे हमारी जो टीम होती है वो टीम खुद पोर्ट पे जाती है, एक डमी शिपिंग बिल क्रिएट करती है बेस्ड ऑन आपका कब एक्सपोर्ट होने वाला है। अगर आपको ये नहीं पता है आपका कब एक्सपोर्ट होने वाला है, तो ये प्रोसेस जनरली करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बाकी सारी प्रोसेसेस इससे लिंक्ड होती हैं। काफी सीएचएस हैं जो बिना किसी चीज के सेटिंग करके कर देते हैं, बट वी नेवर एडवाइज कि आप ऑफ मेथड्स यूज करिए टू ये डू इट। ये 1 दिन का प्रोसेस है। आपका जिस दिन भी शिपमेंट होने वाला है उसे 2 दिन पहले बताएंगे, तो आपकी सेम डॉक्यूमेंटेशन सेट के साथ एक डमी शिपिंग बिल जनरेट होगा सेम पोर्ट पे, और गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि आपका पोर्ट केवाईसी हो चुका है। ये एक्टिविटी होते ही आप फुल फ्लैश रेडी हैं
फॉर ऑनलाइन पोर्ट रजिस्ट्रेशन हो गया, पोर्ट केवाईसी ऑफलाइन हो गया, अब आप आपका एक्सपोर्ट आराम से कर सकते हैं। सही बोल रहे हो धवल भाई? या परफेक्ट परफेक्ट। ये दोनों सो दैट एक्टिविटी कंप्लीट हो जाने के बाद आप शिपिंग बिल फाइल करोगे, कस्टम का एग्जामिनेशन होगा और वो लियो कॉपी जनरेट होगा, लेस एक्सपोर्ट ऑर्डर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एंड देन सक्सेसफुली आपका पहला शिपमेंट हो जाएगा, राइट? या ये धवल भाई, अभी इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि हमने पोर्ट रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी समझ ली। वी विल कम टू द सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस एंटायर कॉन्वर्सेशन कि थोड़ा सा हम पेरिशेबल्स में घुसते हैं। अब जब हम या पेरिशेबल्स में घुसते हैं तो फ्रूट, वेजिटेबल, फ्रोजन, फार्मा, बहुत डिफरेंट सेट ऑफ आपके कमोडिटीज रहते हैं, राइट? अब इनको लेके कुछ स्पेशल सर्टिफिकेशंस एक फ्रूट, वेजिटेबल या पेरिशेबल एक्सपोर्टर को करने की जरूरत होती है। ये इसमें कुछ अगर इंसाइट दे सके तो बताइए। या श्योर। इसमें कैसा रहता है कि बेसिक सारे डॉक्यूमेंटेशन तो रिक्वायर्ड रहते ही रहते हैं। ये कस्टम का रिक्वायरमेंट हो गया। अभी प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट अलग रहता है। जैसे जैसे अलग अलग प्रोडक्ट रहते हैं वो ऐसे ऐसे अलग अलग रिक्वायरमेंट रहता है। अभी पेरिशेबल की बात करें तो पेरिशेबल में कंपलसरी एपेडा रिक्वायरमेंट है। अपेड़ा क्या एग्रीकल्चर बोलता है, क्यों चाहिए ये? आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेशंस जो पर्टिकुलरली प्रोडक्ट को डिफाइन करती है कि एग्री प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट हो रहा है और एग्जैक्ट। इसका ये एग्री प्रोडक्ट का मैपिंग होता है कि अगर गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करने की कौन सा प्रोडक्ट इस साल में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ, कैसे उसको क्या बोलते हैं गवर्नमेंट कंप्लायंसेस आ गए। जैसे अभी आपने सुना होगा कि वीट का एक्सपोर्ट बंद है, बैंड है, करेक्ट। तो वो आइडेंटिफिकेशन कहाँ से करेंगे? वो एपेडा थ्रू करेंगे कि भाई कैसा इसका मार्केट में स्ट्रेटजी से अपने इधर से कैसे एक्सपोर्ट हो रहा है। तो गवर्नमेंट को सारे डेटा कलेक्शन के लिए भी आरसीएमसी गवर्नमेंट को भी रिक्वायर्ड रहता है, ये ऐसी बॉडी रिक्वायरमेंट रहती है, तो उधर से मैपिंग कर पाए। फिर गॉट। रजिस्ट्रेशन आरसीएमसी गवर्नमेंट को सॉरी एक्सपोर्टर को बेनिफिट लेने के लिए भी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि ड्रॉबैक हो गया। करेक्ट, वो तो ऑब्वियस आपने बताया। तो अपेड़ा हाँ के अलावा बताया। जैसे फसाई होता है, फसाई हाँ यूज फर्स्ट होता है। टाइम। हाँ, तो हाँ ये कौन सा फूड फ्रॉड सेफ्टी का करेक्ट? रहता है। फर्स्ट जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करे फूड प्रोडक्ट, वो एग्री कमोडिटी के और नॉन एग्री कमोडिटी के, लेकिन वो जो खाने वाली जो भी चीज रहती है उसका फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड रहता है, करेक्ट। तो वो ये कंपलसरी रहता है। ऐसा डाउट रहता है कि क्या ये हर कमोडिटी के लिए, जैसे अनियन हो गया, ठीक है, हाँ और दूसरा हो गया पैक्ड फूड, राइट? तो फसाई दोनों में लगेगा या सिर्फ पैक्ड फूड पे लगेगा? नहीं, फसाई दोनों पे लगेगा, लेकिन ओके, एपेडा सिर्फ एग्री कमोडिटी पे ही लगेगा। अभी आप फुल कुछ कैटेगरी। मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो मरीन प्रोडक्ट में आपको मरीन का चाहिएगा आरसीएमसी। करेक्ट। फिर आप कुछ स्पाइसेस भेज रहे हो तो स्पाइसेस बोर्ड का आरसीएमसी लगेगा, तब एपेडा का नहीं लगेगा। लेकिन ये सारी चीजें खाने वाली हो गई, फूड आइटम हो गई, तो उसको फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट रहता है कि ये लोग प्रोडक्ट तो खाने के बेच रहे हैं ना अल्टीमेटली, तो करेक्ट। खाने में कुछ इश्यूज ना हो, पैकेजिंग का हो या कुछ भी हो, तो उसके लिए वो स्टैंडर्डाइज है, तो उसको फसाई कंपलसरी लेना है। परफेक्ट। तो दोस्तों इसमें एक और चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे धवल भाई ने बोला कि अगर मरीन है तो मरीन बोर्ड का चाहिए, स्पाइस है तो स्पाइस बोर्ड का चाहिए। अगर आप अपेड़ा की वेबसाइट खोलते हैं तो वहां पे आपको साफ साफ दिखेगा कि एग्री कमोडिटीज में कितने बोर्ड्स हैं, है ना? तो आप अगर मरीन कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि मेरे को अपेड़ा सर्टिफिकेशन चाहिए, तो टेक्निकली आपको मरीन बोर्ड सर्टिफिकेशन चाहिए। तो जब आप एक्सपोर्ट चालू करने वाले हैं तो अपेड़ा की वेबसाइट पे जाकर थोड़ा बहुत रिसर्च करेंगे तो जिस बारे में हम बात कर रहे हैं ना, वो काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोडक्ट लेवल पे मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। इसके अलावा भी काफी सारे डॉक्यूमेंटेशन रहते हैं, जैसे ग्रीन चिली के लिए अलग रहता है, रेड चिली के लिए अलग रहता है। तो इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन में जनरली आपका सीएचए या आपका कंसल्टेंट आपको हेल्प करता है। दैट्स व्हाट ही इज लार्जली टॉकिंग अबाउट। ठीक है, या परफेक्ट। हाँ बोलिए। अभी अभी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिसके लिए कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट भी लगते हैं। जैसे अभी मैंगो का हो गया तो मैंगो के लिए पहले हीट ट्रीटमेंट लगता था, अभी लेबोरेटरी सर्टिफिकेशंस कंपलसरी है। रेड चिली के लिए भी सर्टिफिकेशंस रिक्वायरमेंट है। तो प्रोडक्ट वाइज भी अलग अलग लैब रिपोर्ट रिक्वायर्ड रहती है। अभी आप मिक्स एग्जांपल आप मिक्स वेजिटेबल भेज रहे हो तो आपको पीक्यूएमएस का चाहिए, प्लान क्वारंटाइन मैनेजमेंट सिस्टम का सर्टिफिकेशन चाहिए, आपको फाइटोज लेना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन कंपलसरी है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट को डिफाइन करता है।
लेकिन अगर आपका कुछ भी कस्टम्स का आपने प्रोसेस ही नहीं किया तो प्रोडक्ट का कंप्लायंसेस भी कुछ काम का नहीं है। बट आपको एक्सपोर्ट के टाइम पे दोनों लगेगा। तो धवल भाई एक और मैं इसमें बहुत अच्छा पॉइंट मेरे को मिला, काफी एक्सपोर्टर्स जो होते हैं केरला से हैं, वो लोगों ने केरला में फाइटो निकाल लिया होता है और नावा शेवा से एक्सपोर्ट करते हैं, राइट? तो उस टाइम पे उनका माल कई बार अटक जाता है। इस बारे में अटक आपके पास जाता है। कुछ इनसाइट है? नहीं, फिलहाल ऐसा रहता है कि फाइटो को वो लोग इंटर कम्युनिकेशन नहीं कर पाते बहुत टाइम, तो ओके। तभी ये इश्यूज आता है, तभी ये इश्यूज आते हैं। ऐसा नहीं है हम्म। आपने कहीं से भी निकाला, आप दूसरे पोर्ट पे यूटिलाइज कर सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, क्या मना कि आपको करता, सीएचयू को बट उसका नॉलेज चाहिए, तो कैसे करेक्ट उसको करेक्ट, यूज करना है। एग्जैक्टली। जैसे हम लोग जब हम करते हैं हमारे कस्टमर्स के साथ, उस टाइम पे हम वहां पे स्पेशली फाइटो के अंदर बताते हैं कि कौन सा शिपिंग बिल नंबर है या फिर कौन सा हाँ, कंटेनर नंबर है, ताकि जब भी मेन डेस्टिनेशन है। को मैप कर सके। हाँ, या वो उसमें मैंडेटरी आप कौन से पोर्ट से करना चाहते हो, अपने पोर्ट ही गलत सिलेक्ट किया हो तो वो कंसीडर ही नहीं करेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो बेसिकली मोटा मोटा अगर मैं बोलूं, तो एक्सपोर्ट बिजनेस में घुसने के लिए प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन और इसका पूरा कंप्लायंस एक बहुत ही टफ मैटर है, राइट? एंड ये मैटर को हम सजेस्ट करेंगे कि आप कंसल्टेंट के द्वारा या अपने राइट पार्टनर के द्वारा कीजिए, और खुद भी इतना नॉलेज रखिए कि आपको जो सामने इंफॉर्मेशन दे रहा है आप उसको समझ सकें, उसको प्रोसेस कर सकें, राइट? एंड इस पूरी जर्नी में मैं ये बोलूंगा कि धवल भाई एक बार क्विकली अगर आप बता सकें कि आपकी क्या क्या सर्विसेज हैं जो आज एक एक्सपोर्टर यूज कर सकता है, एंड देन वी विल पुट अ थैंक यू नोट एंड क्लोज दिस पर्टिकुलर मीटिंग। या श्योरली सर। या पर्टिकुलरली मैं आपको होस्ट बना दिया मैंने। कोर्स तो बनाया आपने सर। या पर्टिकुलरली डीजीएफटी रिगार्डिंग की सर्विसेज है, जैसे आईसी सर्टिफिकेशंस का, मॉडिफिकेशंस का, अपडेशंस का, जो एवरी ईयर कंपलसरी है, मॉडिफिकेशंस अपडेशन। फिर एडवांस लाइसेंस का हो गया, जो मटेरियल इंपोर्ट करते हैं उसके अगेंस्ट उसको इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करना, वो 100% एक्सपोर्ट करने वाले हैं तो उसका ड्यूटी सेविंग्स का हो गया। फिर एक्सपोर्ट प्रमोशनल कैपिटल गुड्स, बहुत सारे ऐसे मशीनरी इंजीनियरिंग मशीन है जो इंपोर्ट करते लेकिन विदाउट उसको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करना हो गया। करेक्ट। फिर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ये बहुत सारे कंट्रीज में कंपलसरी है। जैसे आप फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट का बेनिफिट लेना चाहते तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज का, तो उसमें ये कंपलसरी है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। फिर अपना आइस गेट रिलेटेड सर्विसेज, आइस गेट रजिस्ट्रेशन सिंप्लीफाइड टू नॉर्मल, फिर एडीको रजिस्ट्रेशन, बैंक इंसेंटिव रजिस्ट्रेशन, रोड टेप का ई स्क्रिप्ट जनरेशन, रोड टेप सेल्स परचेज, as well as registrations कम membership certifications, आरसीएमसी का, ईपीसी एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसलिंग का। फिर ईसीजीसी रहता है, बहुत सारे ऐसे कस्टमर रहते हैं जो फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट कर रहे थे लेकिन उसको फाइनेंशियल थोड़ा रिस्क लगता है कि अब एक्सपोर्ट करूंगा तो मेरे पास पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। वो पैसे को अगर अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस ले सकते हैं अपनी गवर्नमेंट बॉडी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के साथ। उसके साथ साथ यही ऑथराइजेशन इकोनॉमिक ऑपरेटर्स रहते हैं जो इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसको क्लियरेंस और वो सब क्विकली बेसिस पे रिक्वायर्ड रहता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के टाइम। और उनको कंप्लायंसेस भी बहुत सारी फुलफिल ना करनी पड़े, इसलिए वो लोग हर 2 या 3 साल में कस्टम थ्रू ऑडिट करवाते। वो एक ऑथराइजेशन इकोनॉमिक ऑपरेटर्स के लाइसेंस लेते हैं। फिर अपना एसएसपी सेल्फ सीलिंग परमिशन, हम कंटेनर हमारे फैक्ट्री पे मंगाएंगे, हम खुद सील करेंगे कंटेनर को, तो एसएसपी सेल्फ सीलिंग परमिशन होगा, उसके लिए भी कस्टम्स ऑडिट रिक्वायर्ड रहती है। फिर कोर तो ये वर्क जैसे कि हाँ, कोर जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया, रजिस्ट्रेशन, अपना ब्रांड रजिस्ट्रेशन, फिर कुछ इनोवेटिव आप कुछ प्रोसेस कर रहे हो उसका या कॉपीराइट वो सब हो गया। फिर फसाई का हो गया, आईएसओ सर्टिफिकेशंस हो गया। फिर लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट का हो गया। कुछ
लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस बोल सकते हो एज अ नॉमिनल से, बट ये जो सारे कस्टम्स रिगार्डिंग है वो फिर बैंक के बहुत सारे इश्यूज हो गए, जैसे कि ईडीपी में से आईडीपी में पोर्टल पे वो लोग प्रॉब्लम फेस आउट कर रहे हैं। सो बेसिकली अभी अगर मैं सिंपल भाषा में लोगों को समझाऊं, तो अगर आप कस्टम्स में, डॉक्यूमेंटेशन में, बैंक्स में कहीं भी फंसते हैं, तो आपके साथ हमारे धवल भाई हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं एंड आपकी सर्विसेज भी पूरी तरह से दे सकते हैं। जस्ट टू गिव यू क्लियरिटी, सिट्रस आज ऑनलाइन अपने प्लेटफॉर्म पे इनकी सारी सर्विसेज या कुछ पार्ट ऑफ सर्विसेज ऑलरेडी लाइव कर चुका है एंड हमारे काफी सारे यूजर्स ने इसको सही में अप्रिशिएट किया है कंसिडरिंग द सर्विस लेवल। सो ही इज आवर ऑथराइज्ड सर्विस पार्टनर। If anyone wants to do first time port registration, port KYC, or anything beyond this, please reach out to Citrus team and we will connect you with Dhaval ji for any kind of consultation as well. So Dhaval bhai, thank you for taking your time for this particular interview and we appreciate आपने जो जिस तरह की content और information हमें दी एंड हमारे यूजर्स को बेनिफिट हो रहा होगा। कमेंट में जिनको भी और कोई डाउट है वो प्लीज पिंग करें यहाँ पे, या सिट्रस ऐप के थ्रू आपके सर्विस मैनेजर को रीच आउट करके आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। हम धवल जी से डायरेक्टली कनेक्ट करा के आपकी Q&As को सॉल्व करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। सो थैंक यू धवल भाई फॉर योर टाइम एंड लुक थैंक यू फॉरवर्ड सर। फॉर दिस काइंड ऑफ मीटिंग जहाँ पे हम डायरेक्ट ऑडियंस से बात करें और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू धवल भाई, थैंक यू। जस्ट अ सेकंड। ओके, आई एम लीविंग।